नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है। इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम लोग जानेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने का एक साधन है। यहाँ पर आप देखिए, साधन पहले लिख गया है, एक बाद में लिख गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। इसको आप सही कर लीजिए। ओके, एक पहले रहेगा, साधन बाद में रहेगा। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने का, जानने का एक साधन है। ओके, तो इतिहास क्या है, छोटी सी परिभाषा आपको बता देनी। कोई भी आपसे पूछे इतिहास क्या है तो बस इतना बता दीजिए, बीते हुए समय और उस समय के लोगों को जानने का एक साधन है। ओके, कि उस समय के लोग क्या करते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, उनका घर कैसा था, उनकी स्थिति कैसी थी, इन सारी चीज़ों को जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? बस यही है। ओके, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने का, जानने का एक साधन है। अब इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ओके, लेकिन इन तीनों को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, पुरातत्व क्या है? आपने नाम सुना होगा, पुरातत्ववेत्ता या फिर पुरातत्व। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि प्राचीन काल में मानव ने जिन वस्तुओं का प्रयोग किया, जिन इमारतों का रहने के लिए प्रयोग किया, जिन मंदिरों का प्रयोग किया, उन सबके जो अवशेष इसमें बचे हैं, टूटे फूटे थोड़े बहुत जो अवशेष बचे हैं, उनका अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। ओके, यानी कि पुरानी वस्तुओं का, निर्मित मंदिरों का, इमारतों का, सिक्कों का, अभिलेखों का, इनका अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। और जो इनका अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इतिहास क्या है, पुरातत्व क्या है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इनको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। मानव अतीत के उस भाग को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जबकि मानव का अस्तित्व तो था, परंतु लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनना इत्यादि शामिल हैं। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ऐसी चीज़ों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ाव के अवशेष और गुफाओं की चित्रकारी इत्यादि। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हो चुका था, जो प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। फिर आगे है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल में मानवों का वातावरण बहुत भिन्न था। अक्सर मानव छोटे कबीलों में रहते थे। उन्हें जंगली जानवरों से जूझते हुए शिकारी, संग्राहक का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आता है। तो ये ध्यान में रखिए, 3000 ईसा पूर्व तक का समय, यानी कि जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का समय प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव लिखना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ओके, मतलब उसमें मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन लेखन कला का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ओके, और उस समय की जो भी हमें जानकारी मिली है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। पुरातात्विक स्रोतों जैसे सिक्कों से, पत्थरों से, और भी जैसे ताम्रपत्र, शिलालेख, स्तंभ लेख, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे इमारतों से। ओके, इन्हीं से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है।
तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई पूछे प्रागैतिहासिक काल क्या है तो कह दो। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के बारे में जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से नहीं मिलती है। उस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। जो भी जानकारी मिली है पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। ओके, इमारतों से, सिक्कों से, शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से, इन्हीं से जो जानकारी मिले है वही बस है, बाकी लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। ओके, और इस काल में यानी प्रागैतिहासिक काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जैसे हिमयुग आया, मतलब पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार हुआ। ओके, अभी बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई, जबकि आजकल कई विद्वान ऐसे मानते हैं कि एशिया महाद्वीप से उत्पत्ति हुई। बहुत से विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि भारत में नर्मदा नदी घाटी जो है वहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई। तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है। तो ये जानिए कि मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार हुआ। इस काल में आग पर स्वामित्व पाना यानी आग का आविष्कार भी हुआ प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। कृषि का आविष्कार हुआ, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनाना भी इसी काल में शामिल है। ऐसी चीज़ों के केवल चिन्ह मिलते हैं, देखिए चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों के अवशेष और गुफाओं की चित्रकारी। गुफाओं में कुछ चित्रकारी है, उनके द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। कुछ हड्डी के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले, उनके द्वारा कुछ जानकारी मिलती है। लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो इसी काल में हो चुका था, यानी प्रागैतिहासिक काल में, और ये प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। प्रागैतिहासिक काल में मानव वातावरण बहुत भिन्न था। अक्सर मानव छोटे कबीलों में रहते थे, जंगली जानवरों से जूझते हुए शिकारी संग्राहक का जीवन व्यतीत करते थे, मतलब शिकार करते थे, वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, कंदमूल वगैरह, उन्हीं से अपना पालन पोषण करते थे। और समय अगर हम कहें प्रागैतिहासिक काल का कब से कब तक है, तो जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल रहा। तो ये पूरी कहानी प्रागैतिहासिक काल की हो गई। ओके, अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। मानव अतीत के उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। इतना पहले समझ लीजिए। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल के लोग किस लिपि में, किस भाषा में क्या चीज़ लिखते थे इसकी जानकारी नहीं। हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसकी लिपि, उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही, हम लोग अभी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, मानव अतीत के उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफाओं में चित्र, सिक्के, औजार, स्मारक, इमारतें, ये सब चीज़ें मिली हैं, और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। ओके, तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति को इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, या ऐतिहासिक काल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक संस्कृति आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ हमें लिपियां मिली हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं जो लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखिए, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो मानव जन्म से लेकर, यानी मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का समय था उसमें, और 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आता है ऐतिहासिक काल। ओके, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है। ओके,
सरल शब्दों में समझ लीजिए कि मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ भी लिया है हमने, यानी कि कौन सी लिपि में लिखी गई है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये हमने जान लिया है। तो ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ओके, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य को तो हम पढ़ ही लेते हैं भाई, उनसे जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं। साथ ही साथ जो लिखित साक्ष्य हैं, जो पुस्तक ग्रंथ वगैरह मिले हैं, उनकी भाषा को भी हमने पढ़ लिया है। तो ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये देखिए, ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों मतलब मैंने बताया सिक्के, इमारतें, स्मारक, मोहरें, औजार, खंडहर, अवशेष, ये सब सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत हैं। स्तंभ लेख, शिलालेख और साहित्यिक स्रोतों तथा विदेशियों की यात्रा वृत्तांतों से प्राप्त होता है, यानी कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, ग्रंथ वगैरह हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। विदेशियों के कुछ यात्रा वृत्तांत है। प्राचीन काल में कुछ विदेशी भी भारत में आए थे दूत के रूप में, तो उन्होंने भी भारत के बारे में वर्णन किया, उस समय के इतिहास के बारे में, तो उससे भी जानकारी मिलती है। 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक के काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल, और 600 ईसा पूर्व से लेकर इस समय तक जो काल चल रहा है इसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ओके, प्राचीन काल में जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख और शिलालेख पर ही लिखता था। तो मैंने कहा प्राग ऐतिहासिक काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे आदि ऐतिहासिक काल आया तो उसमें वो थोड़ा बहुत चिन्हों को बनाना जान गया। तो उसमें कागज़ का आविष्कार हुआ नहीं था, तो किस पर लिखता था आदि ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक काल में? ताड़पत्र पर लिखता था, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख, इन्हीं पर लिखता था। अब हम लोग बात करते हैं ये हैं क्या, ताड़पत्र क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ताड़पत्र ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे। तो ताड़पत्र मतलब ताड़ नाम का एक पेड़ होता है, उसके चौड़े पत्तों पर जब कुछ लिख दिया जाता था तो उसे ताड़पत्र बोलते थे। ओके, फिर यहाँ दूसरा है भोजपत्र। तो भुर्ज नामक पेड़ होता है, उसकी छाल पर जब कोई चीज़ लिखा जाता था तो उसे भोजपत्र बोला जाता था, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। ओके, ताम्रपत्र क्या है? ताम्रपत्र मतलब तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। तांबा होता था, उसको पतला और चपटा बना करके प्लेट नुमा कर देते थे, प्लेट के टाइप का बना देते थे, फिर उस पर कोई चीज़ लिखते थे तो उसे ताम्रपत्र बोला गया। ताम्र मतलब तांबा। ओके, स्तंभ लेख मतलब, स्तंभ का मतलब क्या? खंभा, यानी पत्थर के खंभों पर कोई लेख लिखा जाता था, कोई बात, कोई जानकारी लिखी जाती थी प्राचीन काल में, तो उसको स्तंभ लेख बोलते हैं। शिलालेख का मतलब है पत्थर के चट्टानों पर कोई लेख लिखा जाए तो उसे शिलालेख। अब देखिए, शिलालेख, स्तंभ लेख दोनों पत्थरों पर लिखे जाते थे, लेकिन शिलालेख मतलब वो कोई भी पत्थर हो सकता है, गोल है, चौकोर है, लंबा है, कैसा भी आकार है। लेकिन स्तंभ लेख में ये है कि वो स्तंभ होना चाहिए, स्तंभ माने एक लंबाई होनी चाहिए उसमें। ओके, तो स्तंभ लेख शिलालेख में यही अंतर है कि शिलालेख कोई भी आकार का हो सकता है। ओके, गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, तिकोना भी हो सकता है, या कोई सामान्य पत्थर भी हो सकता है, जबकि शिलालेख एक खंभा टाइप का होता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी कि ताड़पत्र क्या है, भोजपत्र क्या है, ताम्रपत्र क्या है, स्तंभ लेख क्या है, शिलालेख क्या है। और मैंने आपको बताया कि आदि ऐतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। ओके, तो ये सारी जानकारी अगर आपको पसंद आई, आपको कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनको भी मालूम पड़े। ओके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी दबा देनी है ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।